कल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो पहले वो बोलो। बोलिए राम जी। नहीं कोई डेफिनेशन वाइज कहीं कोई समस्या? पक्का? और किसी को डेफिनेशन वाइज कोई समस्या? तो आज मोर और लेस आपका रिलेशन जो है वो खत्म कर लेंगे हम, और रिलेशन के बाद फिर हमारा फंक्शन एक मैराथन चैप्टर शुरू होगा। मैराथन ही है भाई, और तो क्या है। एक क्वेश्चन शुरू करें हम। Let n be the set of natural number and relation R on n be defined by x related with y, x divides y for all x comma y is the element of natural number. Check everything. Check everything. ये मैं हिंदी में और लिख देता हूं, बाकी तो बेटा हमें n नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और r एक संबंध है जो इसमें परिभाषित है। x रिलेटेड विद y, x y को विभाजित करता है। देखो, जब कभी भी आपके सामने विभाजन वाली चीज आए, हमेशा ये देख लेना समुच्चय में जीरो है कि नहीं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो तो नहीं है, इसलिए अपन बिंदास हैं। अगर जीरो होता तो फिर अपन कोई और दास होते। ठीक है, मतलब तब ध्यान देने की बात है, क्योंकि आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। प्लीज एक चीज समझना, x y को विभाजित करता है। x जो है y को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या है? y x का गुणज है। भाई 2 6 को विभाजित करता है तो 6 2 का गुणज है कि नहीं है? मल्टीपल है कि नहीं है? इट मीन्स y is multiple of x. आप ये कह सकते हैं कि y is lambda x। अगर इंटीजर होता तो लैम्डा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता था। अगर इंटीजर होता, आप कहेंगे ये क्यों सर? भाई 2 -6 को भी तो विभाजित करता है, तो लैम्डा जो है वो -3 हो जाता। लेकिन अभी आपका x और y दोनों क्या है? अभी आपका x और y दोनों क्या है? पॉजिटिव प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो लैम्डा इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, या पॉजिटिव इंटीजर कह लो, जो चाहे वो समझो। ठीक है, अगर हम इतनी सी बात समझते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है।
आओ जरा पहला पॉइंट हम लें। रिफ्लेक्सिव, x रिलेटेड विद x, यही तो चेक करना होता है। अब बताओ, हर संख्या नॉन जीरो है अगर, तो खुद को विभाजित करेगी कि नहीं करेगी? डन। आप कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ x, तो रिफ्लेक्सिव तो है। डन। सेकंड पॉइंट आओ, सिमेट्रिक। अब रिफ्लेक्सिव का हिंदी शब्द मैं लिखा चुका हूं, बार बार मैं स्वतुल्य ही कहूं, कह भी दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कोई जरूरी नहीं है। ओके। अब सिमेट्रिक में क्या कहा था? यदि x रिलेटेड टू y तो y रिलेटेड विद x। यदि x y को विभाजित करे तो y भी x को विभाजित करना चाहिए। ऐसा होता है क्या? 2 4 को विभाजित कर रहा है यार, 4 2 को थोड़ी विभाजित कर रहा है। डन। 2 डिवाइड्स 6 बट 6 इज नॉट रिलेटेड विद 2, क्योंकि 6 जो है वो 2 को विभाजित नहीं करता। डन। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है। हाँ, अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये क्लियर है, इक्विवेलेंस भी नहीं हो रहा, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए क्या जरूरी है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब अगला पॉइंट था हमारा एंटीसिमेट्रिक। प्रतिसम्मित था ना? तो क्या क्या चीजें थी? यदि x रिलेटेड विद y तथा y रिलेटेड विद x, तो x बराबर y, ये दोनों प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। दोनों बताया था मैंने, दोनों प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। तब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि x और y बराबर है या नहीं। अगर है तो प्रतिसम्मित है, और अगर नहीं है तो प्रतिसम्मित नहीं। यही है ना? इन दैट केस x related with y means y is lambda times of x। मतलब x y को विभाजित कर रहा है, मतलब y x का गुणज है। y related with x means x is mu times of y। x जो है वो y का mu टाइम्स है। अगर मैं कहीं से यहां से y रख दो या ऊपर नीचे से ऊपर x रख दो, जो चाहे वो करो, ये क्लियर है कि लैम्डा एंड म्यू जो है वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। लैम्डा और म्यू नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। तो जैसे ही आप यहां रखेंगे x इज लैम्डा म्यू x हो जाएगा, x और x कट गया,
डन। और ये दोनों नेचुरल नंबर है, तो खुद सोचो दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 1 कब होगा? जब दोनों ही नेचुरल नंबर 1 हो। और अगर ये 1 हुआ, इन दैट केस तो ये है आपका एंटीसिमेट्रिक। डन, करो नोट। इससे मैं पंगा नहीं लेता, ये कई बार निकलता रहता है। चले जाना। नाम बताओ बेटा। मोहित। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड? देखो, अचानक से क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन कई चीजें हैं, अभी आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड का जीके भी चेंज किया गया है, शायद ऐसा कुछ है, चेंज किया गया ना। उसमें बहुत सारी चीज सेकंड ग्रेड की डाल दी गई है। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो शायद फर्स्ट ग्रेड को नहीं सोचते, अगर वो जीके नहीं मैनेज होता तो बहुत सारे लोग ये सोचने लगे हैं कि नहीं भाई अब हम फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, एग्री, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। ये समझना बेटा, कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी युद्ध, युद्ध ही तो है, और है क्या चीज, बिना रणनीति के नहीं लड़ा जाता, और जरा सी चूक युद्ध में हार निश्चित। आपके भाई, अब मुझे कैसे पता चलेगा यार, मैं तो कोई सिलेबस उठा करके जीके का देखने से रहा, मैं एग्जाम दे भी नहीं सकता क्योंकि मैं बीएड होल्डर हूं भी नहीं, ठीक है। एज भले वो हो जाए, मेरी डिग्री पे मैं आपका एग्जाम दे ही नहीं सकता, मैं अनएलिजिबल हूं, ठीक है भाई। मैं नहीं, ईमानदारी से, आप देखो फॉर्म ईमानदारी से भरो तो मैं डिग्री भर ही नहीं सकता ना भाई, बीएड डिग्री। मैंने क्या कहा, जिसकी रिक्वायर, मैंने भाई झूठ मूठ में तो मैं कुछ भी कर दूं, लेकिन जब वहां पे डिग्री मानी गई है बीएड, तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूं ना, मैं टेक्निकली गलत करूंगा अगर मैं फॉर्म भी भरता हूं तो।
ठीक है, मुझे पता है कि मैं कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो लोग कर देते हैं उनकी बात अलग है, मैं मेरी बात बता रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी 68 और नो डाउट 100-200 तो स्ट्रांग कैंडिडेट मौजूद है। अब उसमें जो बच्चों के कॉल आ रहे हैं, जो बच्चों से बात हो रही है, मैं वो जनरलाइज कन्वे कर रहा हूं, किसी इंडिविजुअल पे बात नहीं कर रहा हूं। मेरा जो भी मैसेज कन्वे है वो जनरलाइज है। और एक तरफ वैकेंसी पड़ी हुई है लगभग 1500 है ना सर, 1600 समथिंग, और एक तरफ वैकेंसी पड़ी है 68। दोनों के ड्यूरेशन में केवल 2 महीने का अंतर। अगर ये अंतर बड़ा भी हो तो भी मैं सोचूं, और मुझे ये बात पता है कि जिसने तैयारी की बहुत ढंग से, कहीं ना कहीं अपना माइंड डाइवर्ट तो करेगा, पक्की बात करेगा। और अगर ये खराब हुआ तो उसके अगले खराब होने की पूरी संभावना है। मॉरल ही नहीं उठ पाते बेटा लोग, पक्की बात। इसका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है ना, आप सोचना 20 सालों से मैं टीचिंग फील्ड में हूं, तो अपने हाथ से 15-20 हजार स्टूडेंट तो पढ़ा ही दिए हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक समय था 2008 जब 2400 के आसपास कैरियर पॉइंट गोपालपुरा सेंटर पे रेगुलर स्टूडेंट थे और 1700-1800 क्रैश कोर्स में पढ़ाए थे हमने 2008-9 एट दैट सेंटर ओनली, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसको समझना। वो अचानक से बात निकल गई तो मैंने कहा भाई देखो, टीचर आदमी हूं ना, मैसेज कर देना चाहिए, मानना ना मानना आपका अधिकार क्षेत्र है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं बहुत सारे लोग कि सर जीके के कारण जो होता वो तो बराबर सा हो गया, तो ताल ठोक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, जो वहां पर लगातार लगा पड़ा है ताल ठोकने में, 400वें रैंक लाने में बहादुरी है क्या? फर्स्ट ग्रेड में है क्या बहादुरी? कोई मतलब नहीं। तो या तो आप प्रॉपर रेस में हो। अगर आज आप अपने आप को 100-150 की रेस में मानते हो, देखो बहुत सारे टीचर जिनको नहीं समझ में आती गणित ना, वो ये कहेंगे कि भाई नहीं, बिल्कुल करना चाहिए तुझे। और मैं कहूंगा यार, चूंकि 2 महीने बाद ही एग्जाम पड़ा हुआ है, ये अगर 6 महीने बाद होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो तू अभी से ही फर्स्ट ग्रेड पे लग जा, ठीक है। बट जो स्ट्रांग कैंडिडेट है उनको लगना चाहिए, बट जो हिचकोले वाले हैं उनको एक चीज पर फोकस करना चाहिए। मैं आपको जो एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। थोड़ा सा इंजीनियरिंग फील्ड पे डाल रहा हूं, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं जब किसी को सलाह दे रहा हूं कि भाई उसका एम है, सर कहीं से वो इंफॉर्मेशन लेके आया कि सर मैं तो सिविल इंजीनियरिंग करूंगा, मेरा क्वेश्चन है भाई क्यों तू सिविल के पीछे ही क्यों जाना चाहता है? सर गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैंने ठीक है, तू गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना तो इलेक्ट्रिकल ले ले। नहीं सर, सिविल में ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है। मैं कहता हूं एग्री, पूरे साल के डेटा बता कितने, पूरे साल का डेटा बता भाई। तुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट से तू इंजीनियरिंग करना जा रहा है, और तू इलेक्ट्रिकल की बजाय सिविल ले रहा है, तो तुझे लगता है कि तू ही सेलेक्ट हो जाएगा उस गवर्नमेंट जॉब में? वो जो आईआईटी में गया वो तो बेवकूफ है, वो तो देगा नहीं। वो आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, एक प्रॉम्प्ट सर्विसेज हैं, तो वो तो आईआईटी वाला भी देगा ना। वो एनआईटी वाला वो तुझे आज भी पीट के सिविल ले रहा है वहां, तो फिर वही सोच रहा है। नहीं, मैं बहुत अच्छा डिस्कशन करता हूं, ऐसी बात नहीं। मैं कहता हूं तू ये बता कितने जॉब,
तो पूरे साल में निकालोगे ना बेटा 100-200 जॉब से ज़्यादा नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर फील्ड जो आज जॉब का भरमार पड़ा हुआ है, उसमें सिविल से एंट्री मुश्किल है। नहीं जाते हैं तब आपकी जॉब ऑफरिंग होगी 5 लाख रुपए, और वहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल से गवर्नमेंट जॉब भी ओपन है भाई। अगर प्राइवेट में जाना है तो सीधे कंप्यूटर ले जाओ, इलेक्ट्रिकल से गवर्नमेंट जॉब भी ओपन है। और प्राइवेट में अगर वो बंदा इक्विवेलेंट पे सिविल से ले रहा है 5 लाख, तो इससे कम से कम 10-12 लाख मारेगा। अब अंतर देख लो। ये अंतर उस भाई के समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो समझ भी नहीं सकता, और उसके पिताजी को कोई और अंकल जी बता देते हैं कि यार तू सिविल से करवाना अपने बच्चे को, क्योंकि सिविल में गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है, एग्री ज्यादा है। एग्री कितना, ये क्वेश्चन तो कभी कोई उठाता ही नहीं। इसलिए मैंने बिल्कुल लॉजिकल चीज आप लोगों को कही है। मुझे पता है कि ये मेरा मैसेज बहुत लोगों को जाएगा, इसलिए भी मैंने बिल्कुल तसल्ली से, क्यों, जब से सिलेबस आया है ना, अपने भाई मैं तो अपने यहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, चाहे यहाँ के हैं चाहे ऑनलाइन है, क्योंकि ऑनलाइन भी कई फोन आते हैं। सर पहले तो एम मेरा 2nd ग्रेड था, जैसे सिलेबस चेंज हुआ ना, अब मैं 1st ग्रेड को भी टारगेट कर रहा हूँ। मैं भाई कर ले भाई तू, भाई मैं डायरेक्टली किसी को मना कर नहीं सकता। इसलिए मैंने एक दिन और पहले भी स्ट्रांगली कहा हुआ है ये बात मैंने, कि जो लोग स्ट्रांग कैंडिडेट है 1st ग्रेड के, वो 1st ग्रेड को ही फोकस करें। भाई नंबर ऑफ वैकेंसी अगर 200 भी होती तो मैं लड़ा लूं, 68 के बाद जो रिजेक्ट होगा वो बंदा भी काबिल है। लेकिन वो गेम हारने के बाद वो मॉरली कितना टूटेगा, वो अगले 2 महीने में अपने आप को इकट्ठा कर लेगा। उसे लगेगा यार मैंने पूरी मेहनत की, मेरा नहीं हुआ। आधी से ज्यादा एनर्जी वो वहीं पे लगा देगा कि मेरा नहीं हुआ, और कब वो 1600 के बाहर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग इज, कुछ जो लोग 1st ग्रेड के स्ट्रांग उम्मीदवार नहीं है, जो 1st के स्ट्रांग उम्मीदवार हैं उनको लगाना चाहिए। देखो बेटा एक्चुअली क्या है कि टीचर कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे ना, बच्चा बेचारा तो अपने अनुसार चल रहा है। मैं बच्चे का दोष नहीं देता, भाई मेरा अनुभव है, मान लो मैं अपने अनुभव को लेकर ऊपर चला जाऊं, अनुभव कर क्या लेगा यार। मेहरौली का लॉ स्तंभ हमने कितना बढ़िया बनाया, हम आज भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अपना अनुभव लेके ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने से मतलब समझ रहे हो ना, टिकट कंफर्म हो जाना। चलो, इसलिए अपनी पोजीशन आप खुद जान सकते हैं, मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं ना बेटा। मैं जानता होता तो मैं साफ चला देता हूं, इधर उधर मैं 2 राह पे रहता ही नहीं। चले खैर, एक बात आई जो कई दिनों से चीजें चल रही थी, तो एक एडवाइस के रूप में है, मानना ना मानना आपका अधिकार क्षेत्र है। 3rd पे हम आए, ये चीज क्लियर है। अब आप बात करते हैं 4th पे। ट्रांजिटिव, प्लीज क्या बताया था? इफ x रिलेटेड विद y एंड y रिलेटेड विद z, देन x रिलेटेड विद z। अगर ये है तो ये देखना है, और अगर नहीं है तो नहीं देखेंगे, ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। x related with y means y is equals to lambda x. Lambda is the element of natural number.
y related with z means z is equals to mu y. अब मुझे रिलेशन चाहिए था x और z में, मतलब y हटेगा, म्यू इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहां से y यहां रख दूं, तो z बराबर लैम्डा म्यू x. दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर रहेगा, तो x इज रिलेटेड विद z. चले आगे. Let a relation R in the set of real numbers be defined by x related with y if and only if. अब इसमें तो दूसरी कोई लैंग्वेज भी नहीं है, आपको इसके बारे में बताना है. x रिलेटेड विद y, जहां हमने कहा 1 प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0. तो पहला पॉइंट है रिफ्लेक्सिव. स्वतुल्य के लिए आप बात करेंगे. स्वतुल्य में क्या था? x रिलेटेड विद x. खुद सोचो होगा कि नहीं होगा. रियल नंबर्स में है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका 0 या 0 से बड़ा ही होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, मतलब स्वतुल्य तो है. सिमेट्रिक. x, if x related with y, then y related with x. अगर ऐसा है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 दिया गया है. अगर x रिलेटेड विद y है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 दिया गया है. तो इसमें भी क्या आएगा? 1 प्लस वाई एक्स. यहीं से पता चल गया कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये सममित भी है.
x related with y and y related with x, then x is equals to y. ऐसा है क्या? ऐसा होगा क्या? 2 रिलेटेड विथ 3 है कि नहीं है? 2 और 3 आपस में रिलेटेड है कि नहीं है? सर पता नहीं। तो आ जाओ भाई, बताओ 3 और 2 आपस में रिलेटेड है कि नहीं है? दो का 3 से भी रिलेशन है, 3 का 2 से भी रिलेशन है, लेकिन 3 और 2 आपस में बराबर थोड़ी है क्या? अब समस्या कहां खड़ी होती है वो भी समझो। कोई एक कैंडिडेट कहता है सर देखो 2 का 2 से रिलेशन है और 2 का 2 से रिलेशन है और 2 बराबर 2 भी तो है, नहीं है क्या? आपकी कंडीशन कहती क्या है? आपकी कंडीशन कहती है कि यदि x का y से संबंध है तथा y का एक्सेस है तो x बराबर y होना चाहिए। एक भी जगह फेल है ना, आप वो मत देखो जहां वो पास है, आप वो देखो जहां वो फेल है। जब कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज लेना, ये दिखाने की कोशिश मत करना कि ये सही है, दिखाने की कोशिश ये होनी चाहिए कि ये गलत है। केवल सही पे रहेंगे तो सही दिखेगा, लेकिन मैंने क्या बताया था कल कि बीएससी के पेपर में पास होने के लिए सभी पेपर में पास होना जरूरी है, लेकिन फेल होने के लिए सभी पेपर में फेल होना जरूरी नहीं होता। एक भी पेपर में अगर आप फेल हैं तो मार्कशीट पे फेल लिखा आएगा। तो एक भी जगह पे अगर कोई चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी, द नेट रिजल्ट इज नॉट वैलिड। डन। इसमें नोट कर लो पहला, संक्रामक। संक्रामक में क्या देखते हो? If x related with y and y related with z, कल भी मैं कुछ बकर कर रहा था आप लोगों से और उस वक्त मैंने कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश किया, जैसे आज भी समझाने की कोशिश किया। हो सकता है समझ में आए, हो सकता है ठोकर खाने के बाद समझ में आए। मैंने कहा था कि बेटा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कल। ये वो क्वेश्चन है जो नॉर्मल वे में सॉल्व नहीं होते। आपको खुद को बैलेंस, और उसके लिए बहुत जरूरी है आपकी प्रैक्टिस। मैं ये कहूँ हमसे पहली बार में हो गए थे तो भैया जब हम 11वीं 12वीं में थे, हमारी किताब का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तब हमसे भी नहीं हुआ था। जब टीचर बताता है ना तो वही तो टीचर का रोल है। अपन सबको पता थोड़ी होता है कि क्या चीजें होंगी, बट उसके बाद आदमी अपनी कैलकुलेशंस को देखने की कोशिश करता है। अगर मैं नॉर्मल वे में, भाई पहला प्रोसीडिंग तो मैं नॉर्मल वे में ही करूंगा, मुझे क्या पता कि अब नॉर्मल है। और मुझे चेक किसके बारे में करना है?
भाई इक्वालिटी साइन हो तो मैं इधर उधर कर दूं, गुणा भाग कर दूं। मेरा एम क्लियर है कि y को हटाना है, मेरा एम क्लियर है कि y को हटाओ। हटा पाओगे? आप कहोगे सर हम हटा देंगे, मैं कहूँ आओ कोशिश करते हैं। कोई कहेगा सर लो आप भी जबरदस्ती। कैसे कैसे? रीजन, आपको एक्स का चिन्ह ही नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो अपन ऐसे कर दें, पॉजिटिव होता, बट ये तो रियल नंबर दे रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव होता तो अपन कर दें, या नेगेटिव हो श्योर शॉट तो अपन डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी अपन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हेल्पलेस है कि नहीं है? अगर हम हेल्पलेस हैं तो अब आओ इसको सही करने की कोशिश मत करना, अब इसको गलत करने की कोशिश करो। वो भी इतना आसान नहीं है, मैं बताता हूं। देखो सही करने की कोशिश करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 का 3 से, 3 का 4 से, 2 का 4 से काम खत्म। सर हो गया हो गया हो गया, नहीं है। x लो 4, y लो 1, लो जरा, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? y लो 1, z लो -1/2, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो y यहां आया है वही यहां आएगा, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब बताओ। डन दिखाई दे रहा है? अब आप मेरी सोच को समझने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पीछे सर आपने कैसे सोचा ये न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये बताओ। मैंने तो दे दिया, आप नोट भी कर लोगे, आप कुछ नहीं कहोगे, बट बेसिक चीज है मेरी सोच। हमने कहा कि भाई अब मैं वो एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूंगा, क्या 1 + xz कभी <0 हो सकता है या = 0 हो सकता है? मेरी सोच कहां गई, मैं वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि रिलेशन क्या दिया गया, 1 + xy > 0। तो क्या ये इन कंडीशंस के साथ ये दोनों संतुष्ट करें? क्योंकि अगर ये इनमें से एक भी फेल होता है तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव मान लिया जाएगा। तो अगर आपको इसको = 0 करना है, यहां 1 है तो यहां -1 आना चाहिए। तो एक ऑप्शन है, एक 1 हो जाए, दूसरा -1 हो जाए। एक 1 हो जाए और दूसरा, अरे हाँ या ना? देखो इंपॉर्टेंट चीज वहां पर देखो, ये इसके साथ ये भी पता पड़ जाता है कि आपका दिमाग कैसे क्वेश्चंस वहां पर समय लेंगे। तो अगर नया क्वेश्चन है और टाइम टेकिंग है तो छोड़ के आगे बढ़ना अक्लमंदी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। नॉलेज एक बात है बेटा, कंपटीशन टैकल करना एक बात है। आपको पता है = 0 के लिए ये -1 होना चाहिए। एक ऑप्शन कहता है x को 1 करो और z को -1 करो। 1 रिलेटेड विद, अब कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल दो यार भाई, 1 + 1 × 2 > ये संतुष्ट कर गया। लेकिन क्या 2 रिलेटेड विद -1 है? तो मैं जल्दी इसको नहीं देखूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो मैं इस एग्जाम्पल से अलग हट करके कुछ सोचूं,
-1 ही लाना है तो एक को 4 कर दूं, एक को -1/4 कर दूं, एक को 4 कर दूं, एक को 4 रिलेटेड विद 2। अरे है कि नहीं है? डन। ये 0 कर गया, नहीं सॉरी, डन। ओके, मतलब ये ऑप्शन भी पॉसिबल है। और यहां 0 आ गया, 0 आ गया मतलब फेल हो गया। याद रखना, मैंने पास कराने की कोशिश नहीं की, मैंने फेल कराने की कोशिश की। अगर मैं उसमें असफल हो जाता हूं तो फिर मैं मान लूंगा ये पास है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन अगर किया हुआ आ गया, आपका टेस्ट भी हम इतना लेंगे, ये भी मैं बता रहा हूं, अभी टेस्टिंग प्रोसेस चल रहा है। कभी भी अचानक से किसी का भी जो पहले कराया हुआ है उसका टेस्ट हो जाता है, हो ही रहा है ना, क्यों? बट जैसे ही आपका ये प्रोसेस एक बार, क्योंकि हमें भी पता है भाई बच्चे बहुत सारे रीट में उलझे हुए हैं, आज अगर टेस्ट ले लो और उनके नंबर नहीं आएंगे ना बेटा, तो हालत खराब हो जानी है। एक तो है कि टेस्ट ऐसे ही जाओ दे आओ, टेस्ट का जो इफेक्ट होता है ना, और एग्जामिनेशन से एक और सजेशन है, एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले कोई टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नंबर खराब आ गए दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जैसे ही आप अपना रीड का एग्जामिनेशन देंगे आपकी टेस्टिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है, तो वो फुल लेंथ टेस्ट पे भी आ जाएंगे। जिनका नहीं है वो पार्ट टेस्ट फॉलोड बाय फुल टेस्ट देंगे। चले खैर आगे नोट कर लें। देखो ये है आपका थॉट प्रोसेस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन उल्टा सीधा फंसे, वहां पे अटेम्प्ट मत करने लग जाओ, क्योंकि फिर इस थॉट प्रोसेस में समय लगता है। नोट डाल के एक दो रिजल्ट लिखो। ध्यान रखना एक्सरसाइज शीट हम बहुत तसल्ली से डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू पूरी चीजों पे वर्कआउट होगा। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज n, then total number of reflexive relation स्वतुल्य संबंध 2n(n)-1 total number of symmetric
2 raised to power nn plus 1 upon 2. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एज अ रिजल्ट याद रखने हैं। उनको भी लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट, अगला नोट कह लो, रिजल्ट कह लो। यदि समुच्चय ए तथा बी में ए तथा बी में n अवयव उभयनिष्ठ कॉमन, n अवयव उभयनिष्ठ और कॉमन हो तो ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में, ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में n स्क्वायर अवयव उभयनिष्ठ होंगे, n स्क्वायर अवयव उभयनिष्ठ होंगे। देखो बेटा, ऑल्दो कई रिजल्ट्स ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, नहीं इनका प्रूफ मैंने पहले भी नहीं दिया है, कॉमन सेंस के रूप में मैं बता देता हूं, नोट करने का कोई मतलब नहीं है। बट बेसिकली एट प्रेजेंट आपके लिए ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट होंगे। लेट अस सपोज 1 2 3 ए बी सी करो, क्या दिमाग लगाते हैं। अब मैं ए क्रॉस बी लिखने जा रहा हूं, तो उभयनिष्ठ कहां से दिख रहे हैं ये भी समझो। ये 1 इस 1 से जाएगा, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2। इसके अलावा भी वो और बनाएगा। जब आप बी से ए में जाओगे तो भी तो ये एलिमेंट आएंगे। बी क्रॉस ए सोचो, आएंगे नहीं आएंगे?
बी क्रॉस ए सोचो, तो यही वो एलिमेंट है जो उभयनिष्ठ होंगे। अब गिन लो। कॉमन, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो यही वो एलिमेंट है ना। अब दिख गया, प्रूफ की कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हम वैसे भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट दे दिया। सेकंड, in a non-empty set, अरिक्त समुच्चय में परिभाषित यूनिवर्सल रिलेशन, सदैव रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। सोचो, अगर आप ए लेते हो 1 2 3, तो ए क्रॉस ए में भाई यही तो है यूनिवर्सल। 1,1 आएगा कि नहीं आएगा, 2,2 आएगा कि नहीं आएगा, 3,3 आएगा कि नहीं आएगा। रिफ्लेक्सिव 1 2 आएगा तो 2 1 भी आएगा। 1 2 अगर आया है तो 2 1 भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा यारो। 1 का 2 से है तो 2 का, ठीक है, हो गया सब कुछ। सिमेट्रिक आप कहोगे सर ट्रांजिटिव, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो क्या 1 का 3 से नहीं दिख रहा है, ठीक है। चले आगे। Inverse of equivalence relation is also equivalence. थर्ड पॉइंट है, देखो जहां पे मैं दोनों मीडियम में बैलेंस बना पाऊंगा वहां पे तो मैं दोनों कॉम्बो करके लिख दूंगा, अदरवाइज अलग अलग लिखा दे रहा हूं। इंग्लिश मीडियम लिख लेना है। इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तुल्यता संबंध का हिंदी मीडियम, मतलब दोनों लिखने की कोशिश मत करना, नहीं तो इधर उधर हो जाओगे अभी। तुल्यता संबंध का प्रतिलोम भी, तुल्यता संबंध का प्रतिलोम भी तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता संबंध का प्रतिलोम भी तुल्यता संबंध होता है। फोर्थ पॉइंट, in a non-empty set, void relation is
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। बट नॉट रिफ्लेक्सिव। हिंदी में लिखो। बिल्कुल, एंटी सिमेट्रिक भी है। हिंदी में लिखो। एक अरिक्त समुच्चय एक अरिक्त समुच्चय में रिक्त संबंध सममित, प्रतिसम्मित तथा संक्रामक, सम्मित, प्रतिसम्मित तथा संक्रामक दोनों होता है। देखो समझना। कहाँ रह गए सुमित? अरे बता दो यार, हम बता देंगे। तीनों होता है, तीन है तो तीनों हो जाएगा यार। भूल चूक लेनी देनी भाई। चलो समझे? सिमेट्रिक में कहा क्या गया था ये बता लो। यदि ए का बी से हो, और ये भी तो कह दिया था नोट लिखा के, यदि ए का बी से ना हो तो मानो। तो नोट बहुत स्ट्रांग है, एक एक चीज लिखाइए। प्रतिसम्मित में क्या है? यदि ए का बी से हो, यहां तो कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ो। ट्रांजिटिव में क्या लिखाया था? यदि ए का बी से हो, है ही नहीं, आगे बढ़ो। भाई कोई भी कंडीशन चेक तो तब करोगे ना जब ए का बी से हो। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य कहता है कि सभी एलिमेंट का खुद से होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। तो यहां ए का किसी से है ही नहीं। डन। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करें। ये स्टेटमेंट में थे तो बढ़िया था। भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं तो लिखा रहा हूं यार, इसमें मैं भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट अगर नल सेट है तो दोनों में एक तो नल सेट होगा ही होगा। सारी प्रॉपर्टीज आपके पास एक जगह रहेंगी, घोट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों इक्वल हो। डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पे होता है।
A is subset of B. A cross A is A cross B intersection B cross A. किसी को भी इनको प्रूफ करना है तो एक्स वाई से तो हम प्रूफ कर सकते हैं। आप ए ले लो, बी ले लो, जहां सी है वहां सी ले लो, डी ले लो, काम खत्म कराओ, सारे प्रूफ आपके सामने होंगे। बट कभी मैंने ये जरूर कहा था कि भाई कर लेना जिसके भी दिमाग में आए। आज ये कहूँगा कि भाई दिमाग में बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे ख्याल आने ही नहीं चाहिए। ये समय समय की बात है ना। जब पहली बार 8 अक्टूबर शुरू किया था तो समय अपार था, यहां तलवार लटकी हुई है। अब यूनियन इंटरसेक्शन के कुछ चीजें रह गई थी प्रॉपर्टीज में, वो भी लिखो, काम खत्म कराओ। क्या बेटा? हाँ बिल्कुल। If A, B, C are 3 sets, A यूनियन A होता है, A इंटरसेक्शन A होगा। इसको हम वर्ग सम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ होता है A स्टार A इज इक्वल्स टू A। A union phi is A intersection phi is phi, A union universal set is universal set, A intersection universal set is A, A union B is B union A, A intersection B is B intersection A। ये कौन सा लॉ कहलाता है? क्रम विनिमयता।
commutative law. A union B union C is equals to A union B union C. अरे सॉरी ए है, देख लेना कई बार कुछ चीजें चलिए। A union B intersection C is A union B intersection A union C. A intersection B union C is A intersection B union A intersection C. Distributive law, बंटन नियम. A is subset of A union B. B is subset of A union B. A intersection B is subset of A. A intersection B is subset of B also. सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या सम्मित अंतर ना, A difference with phi is A summit B is B summit A. Properties of difference
and complement set. अंतर तथा पूरक समुच्चय के गुणधर्म। a माइनस ए फाई होगा, a माइनस फाई ए होगा, फाई माइनस ए फाई होगा, a minus b is the subset of a, b minus a is subset of b, a minus b union b is a union b, b minus a union a is a union b। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को एक एक चीज एक्सप्लेन किया है। ये सब कुछ मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि तुम्हारी मानसिक संतुष्टि हो। ठीक है, मैं केवल सारे रिजल्ट्स, अदरवाइज आप में से कई लोग समझेंगे सर ने रिजल्ट तो लिखा ही नहीं। ठीक है, इनमें से हर रिजल्ट में तुम्हें समझा के आया हूं। गलत कह रहा हूं? लाओ यही समझा लेते हैं। नहीं याद आया मुझे यार, नहीं है मेरे पास इतनी दिमाग में भरने की शक्ति। मेरे सामने वहां आ गया, नहीं आया तो हमारा छोरा या छोरी क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या? लो आओ, उठाओ कॉमन सेंस। ये रहा ए, ये रहा बी। भाई एक ऑप्शन है, मैं ए भी ले लूं, बी भी ले लूं और देख लूं, यूनिवर्सल पकड़ूं। इनमें किसी भी प्रॉपर्टी में तुम्हें क्रॉस चेक मारना है। तुम रट लो तो ठीक है भाई, ए माइनस ए। भाई माइनस कहता है कि जो a माइनस बी का मतलब a के वे अवयव जो b में नहीं हो, तो पूरे के पूरे अवयव पे चले जाएंगे तो फाई बचेगा और कुछ भी नहीं घटा हो तो a ही बचेगा। नल सेट में से a के अवयव हटाने हैं तो बेचारा नल ही बचेगा। ये मैंने लिखा तो दिया है बेटा, लेकिन मैं खुद बता रहा हूं कि इनमें अब खुद सोचो। a माइनस बी नहीं लिखा रखा, वेन डायग्राम में नहीं बताया ये चीज की a माइनस बी। तो a माइनस बी जो है क्या वो a का सबसेट नहीं है? ये सब मैं लिख रहा हूं, बस लिख रहा हूं, बता के मैं सब आया हूं। b माइनस से देख लो, b का सबसेट आएगा कि नहीं आएगा? आपको सब नहीं आया, देखो भाई a माइनस बी ये रहा, b ये रहा पूरा। बता भाई a यूनियन b है कि नहीं है? तो केवल रटना मत। मैं तो क्या है कि वो मैंने लिखा रखा था, पहले लिखाते वक्त पेज में लिख के लाया था भैया ये सारे रिजल्ट्स हैं। क्यों अलग से लिखे हुए थे? अभी गरिमा की कॉपी की फोटो कॉपी है, ले आजा दे दनादन। पता है ना, मैंने एक भी चीज मिस नहीं की है। ठीक है, तो फिर मैं दिमाग नहीं लगा रहा। आप जो जिसमें दिमाग लगाना चाहो बेटा लगा लो, हर प्रॉपर्टी आपके सामने। ये टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे आईआईटी के नोट्स जो होते हैं उसमें मैं नहीं देता हूं, ये सब कुछ नहीं देता हूं। आपके ग्रुप को दिया, सब पढ़ाने सब समझाने के बाद भी दिया, आज भी दे रहा हूं, सिर्फ दिमागी शांति के लिए और कुछ नहीं।
मेरी नहीं, तुम्हारी। मुझे पता है तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हर चीज लिख सकते हो। हाँ, एक बात फैक्ट है कि आपके सामने जब ये रिजल्ट आएगा तो ये एज ए रिजल्ट आएगा, 2 बार देखा हुआ रहेगा, तो आप में से बहुत सारे लोग डायरेक्ट टिक करेंगे, इसलिए ये रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, जिस फील्ड का मैं टीचर हूं आईआईटी, उसमें क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। वो इतने हल्के क्वेश्चन पूछते ही नहीं। ठीक है, कि ये सिंपली है, वो लगवाएंगे तो इसमें भी दिमाग कि ले आ जा, उल्टा सीधा किया मैंने। वो जो आपका एन वाला क्वेश्चन है ना, जो कराया था, नंबर ऑफ मतलब एन की वैल्यू निकलवाई थी ना, बी और ये दे करके, ये है वो जोन। लेकिन आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा आता है, दैट इज निम्न में से कौन सा असत्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो आपको दोनों तरीके से चीजें पता हो। भाई अब आपको 2 बार सोचोगे तो ये रिजल्ट्स याद रहेंगे यार, इनको कोई याद करने की जरूरत नहीं, आप देखते ही टिक मारोगे। नहीं तो वहां पे सिंपल तरीका समझना, यूनिवर्सल लो, ए और बी में ही है, 2 में ही है, तो कोई भी 2 एलिमेंट कॉमन डालो। अगर वो नॉन कॉमन नहीं कहते तो, अगर वो ए बी सी तीनों देते हैं, 3 देते हैं, तो ए बी सी लेने का भी तरीका होना चाहिए। जैसे मैं अब ये लिखने मत लग जाना, यूनिवर्सल 1 से 15, ए तो बिंदास उठाओ, कोई भी 5-6 उठा लो। अब बी में, बी जब सेलेक्ट करो और सी जब सेलेक्ट करो, सबसे पहले तीनों में कॉमन एलिमेंट डाल दो। डाल दिया, फ्री 5-7। अब ए का एक एलिमेंट उठाओ, इधर डालो, ये इसमें नहीं जाएगा, अब कुछ अलग कर दो। अब उठाओ इसका एक एलिमेंट इधर जो ए में नहीं था, और ए का ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है, और कुछ और एक्स्ट्रा डाल दो। क्या डालना चाहते हो? 6। मतलब दिमाग में सेट रखो इसको, वहां पे तुम्हें सोचने में समय ना लगाना पड़े, क्योंकि 3 सेट में आ भी सकती हैं चीजें। तो यूनिवर्सल 1 से 15, ठीक है, ए लिया, 2-2 एलिमेंट कॉमन डालने हैं। अब तुम जो रिजल्ट चाहो वो निकलेगा यहां से, सत्य असत्य सब, जो जितना कराना चाहे। ठीक है, इसलिए बिंदास रहो। देखो, खेलने का तरीका पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ये तो मैं आपको बता रहा हूं ताकि, मैंने बताया ना, दिमागी संतुष्टि के लिए, और कुछ नहीं। मैं जानता हूं इन चीजों में कोई दम नहीं है, और आप सभी 11th-12th के उन कैंडिडेट्स की तुलना में ज्यादा मैच्योर हैं जो वो रिजल्ट्स देखते हैं और समझते हैं। आप सभी ज्यादा मैच्योर हैं, ये याद रखो। 7th, A-B इंटरसेक्शन B। खुद सोचो अब, क्या ये फाई नहीं होगा? A-B अलग था, और B अलग था, तो फाई आएगा कि नहीं आएगा? लिखते चलो।
एक्सरसाइज शीट के माध्यम से सेट थ्योरी हम और आगे बढ़ाएंगे। पाँच 7 मिनट के ब्रेक के बाद फंक्शन हम शुरू कर रहे हैं जो पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ पार्ट की जान है। ठीक है, 5-7 मिनट का ब्रेक।